हेलो, नमस्कार दोस्तों। एक बार फिर से हम लोग स्वागत करते हैं आपका संवैधानिक विकास में। हम लोगों ने संविधान के पहले खंड में, जो कि मैं बता चुका हूं कि संविधान को 3 हिस्से में पढ़ेंगे। पहला संविधान का संवैधानिक विकास, संविधान का निर्माण और तीसरे में संविधान पढ़ेंगे। तो संवैधानिक विकास में हमने 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट, 1784 का पिट्स इंडिया एक्ट, 1793, 1813, 1833 तक हमने पढ़ा था। आज हम लोग देखेंगे 1853 का चार्टर अधिनियम, क्योंकि 1858 से भारत शासन अधिनियम आने लगेगा। तो देखते हैं हम लोग यहाँ पे कि चार्टर अधिनियम 1853 की क्या क्या विशेषताएं रहीं। एक बात इतिहास में बड़ा महत्वपूर्ण है, ये डलहौजी का टाइम है, यानी कि लॉर्ड डलहौजी जो है बहुत सारे सुधार किया, बहुत सारी इसकी नीतियाँ सही भी थी, बहुत सारी गलत भी साबित हुई, जिसके कारण ये पता चलता है कि नहीं, हमारे यहाँ 1857 की क्रांति होने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता था 1853, क्योंकि इसमें बहुत सारे कार्य डलहौजी ने उल्टे सीधे भी कर दिए थे। कुछ अच्छे कार्य क्या क्या हैं, जैसे डाक व्यवस्थाएं हुई, फिर जीटी रोड की पुनर्निर्माण इसने कराया। उसके बाद इसने रेलवे, सबसे ज़्यादा बार ये पूछा जाता है सवाल, ये रेलवे की शुरुआत कराया इसने। फिर जो हड़प नीति थी, यह व्यक्तिगत का सिद्धांत था। लगातार जो पहला राज्य इसने सतारा को कब्जे में किया, महाराष्ट्र का, अंत में अवध को, यानी कि अवध जो था ये कुशासन के आधार पर इसने मिलाया 1856 में। यानी कि इसने बहुत सारे चीज़ों को लागू किया। इस टाइम पे बुड डिस्पैच भी आता है, जिसको शिक्षा का मैग्ना कार्टा कहते हैं, शिक्षा का मैग्ना कार्टा, बुड डिस्पैच। तो आप हिस्ट्री में इन सब चीज़ों को पढ़ते हैं। लेकिन हिस्ट्री के अलावा अगर संवैधानिक विकास की बात करें तो 1853 में क्या क्या हुआ था, तो विधायी और कार्यकारी यानी कि प्रशासनिक शक्तियों का अलगाव या बंटवारा हो गया था। 1884 में जो बोर्ड ऑफ डायरेक्टरी या बोर्ड ऑफ कंट्रोल की बात हमने किया था, यानी एक बार मैं पीछे से थोड़ा सा रिवाइज करा दूं ताकि आप लोगों को पता चल जाए कि हमने सेटलमेंट एक्ट, पिट्स इंडिया एक्ट 1884 बताया, बोर्ड ऑफ डायरेक्टरी, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना 73 बताया, 13 1833, इन सबको हमने समझा दिया पिछले वीडियो में, आप देख सकते हैं। तो यहाँ पे आकर के वो समाप्त हो जाएगा। जो उसके दो कार्य थे, तो ये विधायी कार्य और प्रशासनिक कार्य, यानी कि कार्यकारी कार्यों की शक्तियों का अलगाव हो जाएगा, बंटवारा हो जाएगा चार्टर अधिनियम 1853 में। फिर केंद्रीय विधान परिषद का निर्माण होगा। यही विधान परिषद आगे संसद का रूप लेगा, जिसको लघु संसद के रूप में हम लोग देखेंगे। ये कब होगा, तो 1853 के अधिनियम में। फिर स्थानीय प्रतिनिधित्व शुरुआत होगी, यानी लोकल गवर्नमेंट ने, जैसे मद्रास है, बॉम्बे है, बंगाल है, आगरा, ऐसी जगहों पे सरकारें अपनी एक एक सदस्यों को नियुक्त करेगी। फिर सिविल सेवा की खुली प्रतियोगिता, यानी इसमें अब भारतीय भी हिस्सा ले सकते हैं। और आप देखेंगे कि 1863 में पहली बार रविन्द्रनाथ टैगोर के बड़े भाई सत्येंद्रनाथ टैगोर ने ICS एग्जाम निकाला था। यानी कि यहाँ तक हमने देखा कि चार्टर अधिनियम 53 में क्या क्या हुआ, तो विधायी और कार्यकारी शक्तियों का बंटवारा हो जाएगा, केंद्रीय विधान परिषद का गठन होगा, स्थानीय प्रतिनिधित्व की शुरुआत होगी, सिविल सर्विस में खुली प्रतियोगिता होने लगेगी, यानी भारतीय भी इसमें शामिल होने लगेंगे, भारत में भी इसके एग्जाम होने लगेंगे। 1853 का टाइम बड़ा पॉपुलर है रेलवे के लिए, डाक प्रणाली के लिए, जीटी रोड के लिए और बुड डिस्पैच, ये सारी चीज़ें जो है डलहौजी ने कराया था। तो ये था आपका 1853 का चार्टर अधिनियम। देखिए, मैं पहले ही बता दे रहा हूँ कि आज वीडियो रिकॉर्ड की जा रही है, ऑन क्लास नहीं है, यानी कि हम लोग अलग से रिकॉर्ड कर रहे हैं। तो बहुत जल्दी मैं इन चीज़ों को समझाऊंगा कि वीडियो लंबी ना हो और आपको फैक्ट मिल जाए जो चाहिए वो। अगर हम लोग देखें भारत शासन अधिनियम 1858, तो भारत शासन अधिनियम 1858 ये क्यों आया, तो हमने पहले भी समझा दिया है कि 1857 की जब क्रांति हुई थी तो अंग्रेजों ने कुछ सुधार किया इसमें कि अब भारत को किस तरह से कंट्रोल करना है। तो जो चार्टर अधिनियम कंपनी के लिए आ रहे थे उन्हें हटाया, यानी जो आपका कंपनी का शासन था, यानी ये कंपनी है, कंपनी का शासन का अंत हो गया। अब दोहरे शासन भी समाप्त कर दिए गए और यहाँ पे नियुक्त कर दिया क्या, वाइसराय। यानी वाइसराय अब क्या होगा, तो पूरे भारत के शासन को कंट्रोल करेगा, क्योंकि जितने चार्टर अधिनियम आए थे, चार्टर वो सारे कंपनी के लिए आ रहे थे। अब भारत पर भी शासन शुरू होगा। और आप देखेंगे कि 1861 में IPC जैसे नियम, हमारे IPC से CRPC जो बनती है, और इस समय हाई कोर्ट भी बने, मद्रास के, बॉम्बे के, कोलकाता के, कई सारे हाई कोर्टों का भी निर्माण हुआ। यानी कि बहुत सारे सुधार यहाँ भी किए गए वाइसराय के टाइम में। तो अब हम देखेंगे कि भारत का पहला वाइसराय कौन होगा, तो लॉर्ड कैनिंग। तो इसको हम कह सकते हैं कि भारत का अंतिम
अंतिम गवर्नर जनरल कौन होगा, तो ये भी लॉर्ड कैनिंग ही कहा जाएगा, क्योंकि 1773 में पहली बार जब बंगाल का गवर्नर जनरल चुना गया उसको लॉर्ड वारेन हेस्टिंग्स बोले। 1833 में बंगाल के गवर्नर जनरल का पद हटा के भारत के गवर्नर जनरल का जब पद बनाया गया तो लॉर्ड विलियम बेटिंग बने, तो उनको बंगाल का अंतिम कहते हैं, भारत का फर्स्ट। अब भारत का अंतिम गवर्नर जनरल होगा लॉर्ड कैनिंग और भारत का प्रथम वाइसराय भी होगा कौन, तो लॉर्ड कैनिंग। तो यहां तक हम लोग देखेंगे 1858। लेकिन भारत शासन अधिनियम में 3 ही सबसे महत्वपूर्ण अधिनियम है, मैं पहले भी बता चुका हूं, 1909, 1919 और 1935। तो 1909, 1919 और 1935 को बहुत तेजी से हम लोग देखेंगे कि इसमें क्या क्या महत्वपूर्ण कार्य हुए थे। तो अगर हम देखें भारत शासन अधिनियम 1909 को, तो इसमें मार्ले और मिंटो दोनों वाइसराय और एक सचिव के रूप में थे, और इन दोनों ने मिलकर के जो भारत में सुधार किया, इसकी सबसे बड़ी जो खामी देखने को मिलती है उसको हम सांप्रदायिक निर्वाचन के रूप में जानते हैं। भारत में पहली बार आप कह सकते हैं कि सांप्रदायिक निर्वाचन यानी कि धर्म के आधार पर अलग से निर्वाचन करने का काम किया है इन लोगों ने। तो मार्ले मिंटो सुधार भी इसे कहते हैं और इसे फूट डालो राज करो भी कहते हैं। तो प्रथम सांप्रदायिक निर्वाचन किस अधिनियम के तहत हुआ था, तो 1909 के द्वारा हुआ था। उसके बाद केंद्रीय विधान परिषद सदस्य जो 16 थे उनकी संख्या 60 कर दी गई और वाइसराय के कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय भी शामिल होगा। ये मुख्य 4 सुधार आपको देखने को मिलेंगे। यानी एक सवाल जो आपसे बहुत बार पूछा गया, ये 1909 का, जो कि आप देखेंगे हिस्ट्री में अगर देखें तो ये वो टाइम है जब बंगाल का विभाजन हो रहा है 5 में, फिर 6 में मुस्लिम लीग की स्थापना, 7 में नरम गरम दल बढ़ते, ये सारे दिल्ली दरबार भी जल्दी हॉर्डिंग के टाइम में होगा। लेकिन इससे पहले इन लोगों ने बंगाल में भी एक प्रयोग करके देख लिया है कि सांप्रदायिक किस तरह से भारतीयों को तोड़ा जा सकता है सांप्रदायिकता के नाम पे, जाति धर्म के नाम पे। तो ये एक गहरी खाई खोदने का काम तो लॉर्ड वारेन हेस्टिंग ने ही कर दिया था, एक कोड ऑफ जेन्स टू लॉ जो मनु स्मृति का अनुवाद कराता है। लेकिन यहाँ पे कर्जन ने बंगाल में किया जो हिंदू मुस्लिमों को बांटने का काम। 1909 में इनके लिए एक पृथक निर्वाचन, करीब 35% रिजर्वेशन मिलता है मुस्लिमों को निर्वाचन में। तो हम देखेंगे कि प्रथम सांप्रदायिक निर्वाचन का काम होता है, इसलिए इसको हम फूट डालो और राज करो आदि नामों से जानते हैं, जिसकी शुरुआत अरुंडील समिति रिपोर्ट पर किया गया था। तो यह है भारत शासन अधिनियम 1909। इसको मार्लियामेंटो सुधार भी कहेंगे, फूट डालो राज भी कहेंगे। सबसे महत्वपूर्ण है क्या कि सांप्रदायिक निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत कब से हमारे भारत में मानी जाती है, तो 1909 में मानी जाती है। ठीक है। और केंद्रीय विधान परिषद में सदस्य 16 से 60 कर दिए गए और एक वाइसराय के कार्यकारिणी परिषद में एक भारतीय को शामिल करने का प्रावधान कर दिया गया था। आगे अगर आप देखें, इसका स्क्रीनशॉट आप लोग लेते रहिएगा कि बाद में आप लिख सकते हैं, खाली समझ लें भारत शासन अधिनियम, क्योंकि इस सीरीज को मैं लगातार लेके चलूंगा। ये भारत का संवैधानिक विकास हम लोग देख रहे हैं, इसके बाद संविधान का निर्माण और संविधान के भाग 1 से लेकर भाग 22 तक का मैं वीडियो डालूंगा धीरे धीरे। इसमें अनुसूचियाँ, अनुच्छेद और प्राइमबल सारे जो भी भाग हैं उनको भी डिफाइन करेंगे और सब विस्तार आपको 1 से 1.5 महीने में पूरा वीडियो इस पर मिल जाएगा। आगे देखेंगे भारत शासन अधिनियम 1919 में क्या होता है। इसको कहते हैं मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड सुधार या अगस्त घोषणा पत्र के नाम से भी जानते हैं। और यह आपके चेम्सफोर्ड जो है 1916 से 1921 तक करीब हमारे वाइसराय रहे। तो इन्होंने जो लाया 1909 में, 1919 में, उसमें क्या होता है तो द्वैत शासन, यानी कि द्वैत शासन समाप्त शुरू होगा, द्वैत शासन समाप्त 35 में किया जाएगा। तो द्वैत शासन का जो जनक है ये लियोनिल कार्टिस को कहा जाता है। द्वैत शासन की जो शुरुआत भारत में हुई थी वो हुई थी 1764, यानी जो इलाहाबाद की संधि 65 में होती है, वहाँ पे क्लाइव ने इस योजना को लाया था और भारत में बंगाल से द्वैत शासन की शुरुआत मानी जाती है। लेकिन इसका जनक अगर पूछा जाए तो लियोनिल कार्टिस था। द्विसदनीय विधायिका का निर्माण होगा, इसमें राज्य परिषद और विधान सभा का निर्माण होगा। कहीं ना कहीं अगर 2 सदनों के बाद में भी संसद में भी आप देखेंगे कि द्विसदनीय विधायिका जो बनेगी कहीं ना कहीं इसी पैटर्न पे चलेगा आपका। फिर मताधिकार में बहुत सारी विस्तार किया गया, जिसमें महिला मताधिकार पूछा जाता है 1921 में किस अधिनियम के द्वारा, तो भारत शासन अधिनियम 1919 के द्वारा दिया गया। लंदन में एक भारत के लिए उच्चायुक्त नियुक्त किया गया और केंद्रीय लोक सेवा आयोग का गठन, यानी कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन का जो गठन है वो किस अधिनियम के तहत हुआ, तो ये लगभग जो 1919 के द्वारा हुआ। लगभग संसदीय व्यवस्थाएं जैसे सीएजी जैसे पद और कई ऐसी चीजें जो बाद में जाके पार्लियामेंट के रूप में जो ब्रिटेन से हमारे यहाँ ले जाएगी, मैक्सिमम चीजें 1919 में लाई गई थी।
आगे देखेंगे हम लोग 1935 का अधिनियम। तो भारत शासन अधिनियम 1935 जो है ये संघीय शासन की जो नींव पड़ी, यानी कि संघात्मक, यानी जो भारत आपका एक यूनियन ऑफ स्टेट आगे चल के बनेगा तो एक तरह से वो संघीय व्यवस्था है, छोटे छोटे राज्य केंद्र शासित प्रदेश मिलकर भारत को बनाएंगे। तो इस संघीय व्यवस्था की जो नींव पड़ती है वो भारत शासन अधिनियम 1935 के द्वारा पड़ती है। आगे देखते हैं केंद्र और राज्य के बीच शक्तियों का बंटवारा, यानी कि केंद्र और राज्य, जैसे मान लीजिए उत्तर प्रदेश है आपका, दिल्ली है, तो दिल्ली से भी कुछ शक्तियां हैं और यूपी की भी अपनी कुछ शक्तियां हैं, इसे यूनियन टेरिटरी के साथ भी होता है। आगे देखेंगे दलित, महिला, मजदूर, इनके लिए भी अलग निर्वाचन बना दिया गया या अलग निर्वाचन प्रणाली की शुरुआत की गई थी। अगर पूछा जाए किस अधिनियम के द्वारा तो 1935 के द्वारा। फिर संघीय न्यायपालिका बनी, यानी कि पहली बार जो न्यायपालिका भारत में बनी थी, सुप्रीम कोर्ट बनी थी, वो कोलकाता में बनी थी और कोलकाता में बनी थी। और मैंने बताया भी है 1773 अधिनियम के द्वारा 1774 में बनी थी। एलिजा पे इसके मुख्य न्यायाधीश थे, लेकिन यह अंतिम अपील न्यायालय नहीं था। हमने बताया प्रिवी काउंसिल में इसकी सुनवाई होती थी, लेकिन जब संघीय न्यायपालिका बनी, पूरे संघ के लिए बनी, तो ये दिल्ली में बनी। और याद रखिएगा कि ये भी अंतिम अपील न्यायालय नहीं थी। बाद में जाके जब 1950 में रूप लेगा सर्वोच्च न्यायालय अपना, यानी संप्रभु राष्ट्र बनेंगे, हम गणतंत्र हो जाएंगे, तो 28 जनवरी करीब इसकी 1950 के बाद से सर्वोच्च न्यायालय हमारे समक्ष आएगा। उससे पहले वो संसद भवन जो था या जो हमारा पार्लियामेंट था जहाँ संविधान सभा गठन हो रहा था, कहीं ना कहीं सुप्रीम कोर्ट का भवन भी वही था। 1956 में इसका भवन बन के अलग से तैयार होया हमारे सुप्रीम कोर्ट का। आगे देखेंगे कि संघीय न्यायपालिका अगर पूछ दिया जाए कि कब बनी तो 1937 में बनी। किस अधिनियम के द्वारा बनी? 1935 के द्वारा बनी। फिर रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया आरबीआई का गठन हुआ इसी अधिनियम के द्वारा। 1936 में रिजर्व बैंक बनता है। एक किताब है डॉक्टर बी आर अम्बेडकर की, प्रॉब्लम ऑफ रुपीस। बड़े डिग्री धारक व्यक्ति, सबसे पढ़े लिखे व्यक्ति, उस टाइम में सबसे ज़्यादा योगदान रहा संविधान में, तो इनके बहुत सारी किताबें हैं। इनकी ही एक किताब ए प्रॉब्लम ऑफ रुपीस के ही संस्तुतियों पर या उसको आधार मान करके भारत में रिजर्व बैंक का स्थापना किया गया। बाकी देखेंगे कि 1935 अधिनियम के द्वारा ही 1937 में बर्मा को भारत से पूर्णतः अलग कर दिया गया था। जो 1948 में वो भी एक स्वतंत्र देश बन गया बर्मा, जिसको आज म्यांमार के नाम से जानते हैं। ये तृतीय आंग्ल बर्मा युद्ध हुआ था 1885 में। तो 1886 में आप देखेंगे कि बर्मा को भारत में मिलाया गया था। पूछ लिया जाए कि कब बर्मा को भारत में मिलाया गया था तो 1886 में, और बर्मा भारत से अलग कब हो गया तो 1937 में। ठीक है। उसके बाद इस अधिनियम को पंडित नेहरू ने गुलामी का अधिकार पत्र कहा था। इसको क्या कहा था तो गुलामी का अधिकार पत्र कहा था। ये था हमारा भारत शासन अधिनियम और चार्टर अधिनियम 1853। तो अगर हम इसके बाद देखें तो आप देखेंगे कि लगभग हमारे यहाँ 1940, 1942, 1946 ये वो टाइम है जहाँ पे अंग्रेजों ने मजबूरन एक प्रस्ताव लेके आया, जैसे अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन, फिर हमारा आएगा क्या तो कैबिनेट मिशन। तो अगस्त प्रस्ताव, क्रिप्स मिशन और कैबिनेट मिशन, अगर हम लोग इसकी बात करें तो यहाँ पे 1939 में लागू हो जाएगा आपका क्या द्वितीय विश्व युद्ध, यानी शुरू हो जाएगा। तो द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान भारतीय भी चाह रहे हैं कि अंग्रेजों को मजबूर करें, और अंग्रेज एक लॉलीपॉप देके जाते रहे हैं अगस्त प्रस्ताव। फिर आता है क्या क्रिप्स मिशन। दोनों मुस्लिम लीग, कांग्रेस, सारे पूरे भारत में विरोध हो रहा है इनका। भारत छोड़ो आंदोलन 1942 में गांधी शुरू करते हैं। तो 1945 में जब द्वितीय विश्व युद्ध समाप्त होगा तब अंग्रेजों को लगेगा कि नहीं अब यहाँ शासन करना मुश्किल है, तो ये कैबिनेट मिशन भेजेंगे। और कैबिनेट मिशन के द्वारा मार्च 1946 में आता है कैबिनेट मिशन। जुलाई 1946 में संविधान सभा का गठन किया जाएगा और दिसंबर 1946 से संविधान सभा की बैठक होगी जो पूर्णतः 2 वर्ष 11 माह 18 दिन में संविधान को बना के तैयार कर देगी। तो एक हिस्सा है हमारा संवैधानिक विकास। फिर संविधान का जो निर्माण होगा 1946 से 50 तक के बीच के पूरे प्रोसेस को समझेंगे। उसके बाद हम भारतीय संविधान को पढ़ना शुरू करेंगे। तो भारतीय संविधान में जो अध्याय हैं यानी कि भागे हैं, फिर अनुसूचियां हैं, फिर अनुच्छेद हैं, प्रस्तावना है, ये सारी चीज़ों को हम लोग बारी बारी से कवर करने का प्रयास करेंगे। अगर हम लोग देखें
तो हमने 1853 से शुरू किया। तो 1853 का जो अधिनियम था, इसमें विधायी एवं कार्यकारी प्रशासनिक शक्तियों का लगाव होता है, केंद्रीय विधान परिषद का निर्माण, स्थानीय प्रतिनिधित्व अंग्रेजों को मिलेगा, सिविल सेवाओं में खुली प्रतियोगिता की शुरुआत होगी। उसके बाद 1858 में देखें तो कंपनी के शासन का अंत होगा, दोहरे शासन समाप्त हो जाएंगे और पहली बार भारत में वाइसराय आएगा। कौन? लॉर्ड कैनिंग आएगा। उसके बाद हम लोगों ने क्या देखा, तो 1909, यानी इसको हमने क्या बोला था, सांप्रदायिक निर्वाचन के लिए जाना जाता है, फूट डालो राज करो के रूप में ये जाना जाता है। 1919 में कुछ महत्वपूर्ण चीजें, जैसे द्वैत शासन की शुरुआत, द्विसदनीय विधायिका बनेगी, महिलाओं को मताधिकार मिलेगा, लोक सेवा आयोग का गठन होगा। और 1935 में अगर आप देखें तो संघीय न्यायपालिका की शुरुआत होगी, द्वैत शासन समाप्त हो जाएगा। अगर यहाँ पे आप याद रखिएगा, पूछा जाए कि द्वैत शासन पूर्णतः समाप्त कब हो गया, तो ये 1935 अधिनियम के द्वारा, ठीक है, द्वैत शासन की समाप्ति कर दी गई। केंद्र और राज्यों के बीच के शक्तियों को बंटवारा, दलित महिला मजदूरों के लिए अलग निर्वाचन, संघीय न्यायपालिका, रिजर्व बैंक और वर्मा को अलग किया गया, और पंडित नेहरू ने इसे गुलामी का अधिकार पत्र कहा था। तो संवैधानिक विकास आपका अभी समाप्त होता है। उसके बाद हम लोग देखेंगे आगे संविधान का निर्माण। ठीक है, धन्यवाद।